हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेटर होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का मैथ देख रहे थे और मैथ में हम लोग कल लास्ट वीडियो में हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज 5.1 दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जान चुके थे। सबसे पहले हम लोग देखे थे सीक्वेंस क्या होता है, फिर देखें टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं, फिर देखें टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं, फिर हम लोग पढ़े थे सीरीज क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर देखे थे कितने तरह के प्रोग्रेशन होते हैं दैट मीन्स टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन देखें। उसके बाद फिर हम लोग देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग लास्ट चीज़ देखे थे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज जो है हम उससे ज़्यादा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। हम लोग कॉमन डिफरेंस के बारे में कल कुछ पढ़े थे और हमें पता है कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं। तो आप सभी को पता हो कॉमन डिफरेंस को डी से क्या होता है, इंडिकेट किया जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे तभी लेंगे जो क्या हो, मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो एग्जाम्पल लेते हैं 1, 5, 9, 13। ठीक है, ये देख लीजिए क्या है, मेरा एक नंबर का क्या है, सेट है। और हम लोग पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी पॉसिबल है जब दिया गया जो भी सेट ऑफ नंबर हो उनके टर्म दैट मीन उसके जितने भी टर्म हो, यदि वो उनसे पहले आने वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को जोड़ने से क्या हो, प्राप्त हो, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म को छोड़कर। ये हम लोग पढ़े थे कि द सेट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज नॉन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले टर्म की बात नहीं होता, सेकंड टर्म की बात करें तो इससे पहले क्या है 1 में क्या जोड़ेंगे 5 होगा 4। उसी तरह देखिए क्या है 9 से पहले क्या आ रहा है 5 में क्या जोड़ेंगे 9 होगा 4। उसी तरह ये क्या है, इससे पहले आएगा क्या 9 और 9 में क्या जोड़ेंगे तो ये होगा 30। तो देख रहे हैं मेरे क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात समझ में आई। अब आइए हम लोग अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्या सीखना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिए थे 1, 5, 9, 13। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या है उसे लिख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे सीक्वेंस का टर्म दैट मीन्स टर्म्स ऑफ सीक्वेंस पढ़े थे। उसमें लोग पढ़े थे जो पहला नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करते हैं A1 के द्वारा। तो मेरा फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 1। उसी तरह देखिए जो सेकंड नंबर पे आता है उसे सेकंड टर्म बोलते हैं, उसे A2 के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। उसी तरह जो थर्ड नंबर पे आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म बोलते हैं, उसे A3 के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो ये फोर्थ नंबर पे आ रहा हो तो मेरा क्या कहलाएगा, फोर्थ, दैट मीन्स A4 कहलाएगा और इसे हम लोग A4 के रूप में लिखते हैं और ये मेरा फोर्थ टर्म कहलाता है। सबसे पहले क्या करना है, ये करना। डी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कल, डिफरेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले डी को इससे इंडिकेट करते हैं। तो डी को हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग कल भी देखे थे। कंजुगेटिव टर्म की बात करें तो क्या है, ये दोनों कंजुगेटिव है, ये दोनों कंजुगेटिव है और ये दोनों भी क्या है, कंजुगेटिव। इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस की बात करें तो क्या है, ये A2 है और ये क्या A1 है। यदि A2 में से हम लोग A1 को घटा दे तो भी क्या होगा, हमें D मिल जाएगा। ये दोनों भी मेरा क्या है, कंजुगेटिव टर्म है। दैट मीन्स A3 में से हम यदि A2 को घटा दे तो भी हमें क्या होगा, D मिल जाएगा। उसी तरह ये दोनों भी तो मेरे कंजुगेटिव टर्म है ना, इन दोनों को भी सबट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स A4 में से A3 को घटाएंगे तो भी मेरा क्या होगा, D प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं D निकालने का कितना तरीका है, 3 तरीका। जब आपको किसी भी सवाल में ये दे दे इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इन तीनों में से किसी एक तरीका का, तीनों तरीका का प्रयोग नहीं करना, बस एक तरीका का प्रयोग करेंगे। चाहे A2 में से A1 को घटा देंगे या A3 में से A2 को घटा देंगे या A4 में से A3 को घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। यदि इस सवाल के द्वारा देखें, डी की बात करें, किसकी बात करें, यदि मान लीजिए हमको इससे बनाना, तो देखिए यहाँ A2 क्या है मेरा 5, पहले फॉर्मूला लिख देंगे A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 5, A1 का वैल्यू क्या है 1 और दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 4।
मान लीजिए हम इससे बनाए, अब किसी स्टूडेंट को मना गया हमको A3 में से A2 को क्या करना है, घटाना। तो देखिए अब A3 क्या है मेरा 9 है, A2 क्या है मेरा 5, 9 - 4 इक्वल्स टू क्या होगा 4। तो अगला स्टूडेंट का भी तो आंसर वही है जो आपका आया था। मान लीजिए फिर कोई अगला स्टूडेंट है उसको निकालना है ऐसे A4 - A3 से, तो A4 देखेंगे तो मेरा क्या है 13 है और ये क्या है 9 है और दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो देख रहे हैं तीनों विद्यार्थी दैट मीन्स तीनों स्टूडेंट जो बने तीनों का आंसर क्या आ रहा है सेम है। बस हमें क्या है कि इन तीनों में से किसी मेथड का प्रयोग कर सकते, और यही था हमारा क्या था कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और चीजों की ओर। मान लीजिए कोई सवाल दे दिया, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया so that these numbers are in AP। क्या बोल दिया कि शो करना है दिया गया नंबर AP में है या नहीं है। सवाल दे देगा 2, 4, 8, 16 सवाल दे दिया। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे कि दिया गया टर्म, दिया गया नंबर, दिया गया सेट ऑफ नंबर AP में है, तो इस सिचुएशन में करना क्या, 2 बार D निकालना। कितना बार, 2 बार। हम चूंकि कितना बार निकाल सकते थे 3 बार, लेकिन कम से कम आपको 2 बार निकालना। और यदि दोनों बार D का मान समान हो तो हम लोग कह देंगे यह क्या है AP में है, दीज आर इन AP। यदि दोनों बार जो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D का मान यदि समान नहीं है तो वो AP में नहीं हो। आइए इसे समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या है पहले वो लिखेंगे। हर क्वेश्चन को लिखने का एक अपना तरीका बनाएंगे। वी हैव, चूंकि ये पहले नंबर पे तो क्या होगा फर्स्ट टर्म, कितना हो जाएगा 2। ये सेकंड नंबर पे तो क्या होगा A2, कितना हो जाएगा 4। ये थर्ड नंबर पे तो क्या होगा A3, कितना हो जाएगा 8। और ये फोर्थ नंबर पे तो क्या होगा A4, कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम क्या बोले D निकालेंगे कितना बार, 2 बार। हम पहली बार निकाल रहे हैं, इस बार जो निकाल रहे हैं हम फार्मूला ले लिए A2 - A1। तो A2 का वैल्यू कितना है 4, A2 का वैल्यू और A1 का वैल्यू कितना है 2, और दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो हम एक बार निकाल लिए, हम क्या बोले 2 बार निकालते हैं, एक बार और निकालते हैं। इस बार जो निकालते हैं उसको D2 मान लेते हैं। तो इस बार हम फार्मूला ले लेते हैं A4 - A3। यदि किसी का मन करे तो A3 - A2 भी ले सकते हैं। तो देखिए A4 कितना है 16 और ये कितना है 8, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 8। तो देख रहे हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि D1 का मान जो है वो D2 के बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट इन AP। बस सिंपल कंसेप्ट में इतना लिख देना, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो हम लोग देखें क्या AP में नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो AP में हो। मान लीजिए सेट ऑफ नंबर दे दिया, क्या कर रहा है बताना है या AP में है या नहीं। चेक वेदर दिस नंबर आर इन AP और नॉट, या सो डेट कुछ भी बोले। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है पहले उसे लिखेंगे। तो हमारे पास A1 की बात करें तो क्या है 7, A2 की बात करें तो क्या है 12, थर्ड नंबर पे A3 आ रहा तो वो कितना है 17, फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है 22 आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या बोले जब भी चेक करना तो क्या करेंगे D निकालेंगे, कितना बार 2 बार। और चेक करना हो तो ही 2 बार D निकालेंगे, चेक नहीं करना हो सिर्फ बोले कॉमन डिफरेंस निकालना तो सिर्फ एक बार निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए हम लोग ले लेते हैं A2 - A1। तो A2 क्या है मेरा 12 और A1 क्या है 7, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया 5 आया। फिर से एक बार D निकालते हैं, इस बार हम लोग फॉर्मूला ले लेते हैं A3 - A2। तो A3 का वैल्यू कितना है 17 और A2 का वैल्यू कितना दे रहा है 12, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 5 आया। हम देख रहे हैं यहाँ जो D निकाले डेट मीन्स यहाँ जो कॉमन डिफरेंस निकाले और यहाँ जो इस तरीका से कॉमन डिफरेंस निकाले दोनों क्या है सेम है। और जब दोनों सेम है डेट मीन्स जब D1 इक्वल क्या है D2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया
these are in the form of AP, in the form of AP। यहाँ तक बोली समझने में कोई दिक्कत? तो देख रहे हैं हम लोग क्या है, बहुत ही आसानी से इसे क्या की समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी AP का टर्म कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारा AP दे रहा है, क्या दे रहा है, ये मान लीजिए क्या दे रहा है, AP दे रहा है। कहेगा क्या, फाइंड 3 मोर टर्म ऑफ दिस AP। इसको लैंग्वेजेबल लिखते हैं। देखिए हम लोग AP का एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म मतलब AP का टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, A1 की बात करते हैं। और A1 निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, A1 का जो वैल्यू हो वही A1 हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड टर्म की। किस टर्म की, सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, A2। और सेकंड टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है A1 प्लस D। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की। किस टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की। और थर्ड टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, A3 से इंडिकेट करते हैं। और थर्ड टर्म को निकालने का फॉर्मूला हो जाता है A1 प्लस 2D। उसी तरह फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, A4 से। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D हो जाएगा। अब यहाँ कुछ चीज़ों को समझते हैं। ये जो हमारा क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होता है किसी भी AP का। तो देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, उसे निकालने के लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड टर्म में देख रहे हैं क्या हो रहा है, A1 में D जोड़ रहे हैं। डेट मीन्स फर्स्ट टर्म में यदि हम लोग कॉमन डिफरेंस को जोड़ दे तो मेरा सेकंड टर्म मिल जाता है। अब देखते हैं A3 में, तो A1 तो A1 ही है। अब क्या हो रहा है, D का डबल, डेट मीन्स 2D हो रहा है। ठीक है, जब 3 निकालना तो A1 प्लस 2D हो रहा है। फोर्थ निकालना तो A1 प्लस 3D हो रहा है। यहाँ इनको हम आराम से देखो तो एक चीज़ देख रहे हैं, A1 क्या है, हर जगह साइलेंट है। A1 हर जगह साइलेंट है। और D में देख रहे हैं प्रत्येक बार वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे इसमें देख रहे हैं D है ही नहीं। सेकंड टर्म में देख रहे हैं D कितना बार है, 1 टाइम है। A3 में देख रहे हैं D कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। A4 में देख रहे हैं D कितना टाइम है, 3 टाइम्स। डेट मीन्स हम इनमें एक सिमिलरिटी देख रहे हैं कि डेट मीन्स हमें यदि A3 निकालना है, डेट मीन्स यहाँ जो वैल्यू है उससे एक कम D आ रहा है। यहाँ A4 है तो यहाँ D क्या आ रहा है, A3D आ रहा है। डेट मीन्स यहाँ जो नंबर होता है इससे एक कम वैल्यू D के साथ होता है। उसी तरह मान लीजिए हमें 10th टर्म निकालना होता है। क्या निकालना होता है, जब 10th टर्म निकालना तो इसे इंडिकेट किससे करेंगे, A10 से। तो A1 तो क्या बोले हर में आ रहा तो A1 ही होगा। तो यहाँ 10 है तो इससे एक कम D आएगा। 10 से एक कम D, 10 से एक कम लेंगे तो लेस लेंगे तो क्या होगा, 9D होगा। उसी तरह मान लीजिए हमको क्या निकालना रहता, 20th टर्म निकालना रहता। तो 20 टर्म को कैसे इंडिकेट करेंगे, A20। तो पहला टर्म तो क्या होगा, A1 मेरा फिक्स है। और साथ में क्या होगा, जितना टर्म होता है उससे एक कम D लेते तो क्या हो जाएगा, 19D हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह मान लीजिए हमको 100 टर्म निकालना था। और यदि 100 टर्म की बात करें तो इसे क्या लिखेंगे, A100। तो पहला टर्म तो मेरा A1 का A1 होगा, लेकिन चेंज किसके साथ आ रहा है, D के साथ जो वैल्यू है। तो यहाँ क्या है 100, तो इससे एक कम, डेट मीन्स क्या होगा, 99D होगा। तो ध्यान रखें कोई भी टर्म निकालना हो तो टर्म निकालने के लिए 2 चीज़ होना जरूरी है, हमें A और D चाहिए। डेट मीन्स कोई भी टर्म निकालना हो तो हमें A1 चाहिए और साथ साथ D चाहिए। जब A1 और D आ जाएगा तो जो टर्म निकालना, जैसे A10 निकालना हो तो A1 फिक्स रहेगा, डेट मीन्स A1 प्लस 10D निकालना है। सॉरी क्या होगा, 10th टर्म निकालना तो 10 से एक कम वैल्यू लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए A12 निकालना है। क्या निकालना है, तो A1 तो मेरा फिक्स रहेगा, प्लस क्या होगा 12 निकालना, 12 से एक कम D होगा, क्या हो जाएगा 11D हो जाएगा। मान लीजिए A32 निकालना, तो A1 तो मेरा फिक्स होगा, 32 से एक कम D होगा, डेट मीन्स क्या होगा 31D होगा। तो यही जो होता है मुझे टर्म निकालने क्या होता है, एक डेफिनेशन होता है। हालांकि इसका एक तरीका और होता है। एक तरीका वो होता है, जैसे मान लीजिए A10 निकालना है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, A10 से पहले कौन सा टर्म आता है, 9 आता है, तो A9 में भी D जोड़ सकते हैं। A5 निकालना, तो A5 से पहले क्या आता है, A4 आता है। क्या आता है, 4। इसमें क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। डेट मीन्स हमें दूसरा इसका एक तरीका और होता है,
वो तरीका लेकिन उतना यूज़फुल नहीं होता है। जनरली आपको इस तरीका को लेके चलना है, ताकि इस तरीका के यूज पे आप आगे जब एक्सरसाइज 5.2 जाइएगा, 5.3 जाइएगा, तो ये तरीका वहाँ बहुत ही क्या होता है, यूज़फुल होता है। तो हम यहाँ पे टर्म निकालना सीख चुके हैं। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ध्यान से समझना। ये तो सीख लिए, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when first term and common difference are given. Common difference is given. मान लीजिए कोई सवाल दे दिया, मान लीजिए A का वैल्यू दे रहा है, A लिखिए चाहे A1 लिखिए, दोनों मेरा फर्स्ट टर्म में होता है। फर्स्ट टर्म दे रहा है 10 और कॉमन डिफरेंस दे रहा है 10, और हमें बोला जा रहा है फर्स्ट 4 टर्म लिखाना है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, सबसे पहले लिखना है फर्स्ट टर्म। क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, A1, और बोले थे A1 को निकालने का कोई तरीका होता है, नहीं होता है। तो डेट मीन्स A1, डेट मीन्स हमारा A1 ऑलरेडी दिया हुआ, तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या निकालना है, सेकंड टर्म। ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सेकंड टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, A2, और A2 को निकालने के लिए क्या बोले, A1 तो होगा और उसमें क्या जुड़ेगा, एक कम D। यहाँ 2 था तो एक कम, डेट मीन्स 1D, और D के साथ 1 लिखा नहीं जा सकता। तो देखिए A1 का वैल्यू कितना है मेरा, A1 का वैल्यू 10 और D का वैल्यू 10, तो 10 + 10 मिलके क्या हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत, बहुत आसान है। अब मान लीजिए हमको क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना। थर्ड टर्म मेरा क्या होगा, A3, और A3 निकालने का फॉर्मूला A1 तो होगा लेकिन एक कम D होगा, तो यहाँ क्या है 3, इससे एक कम, डेट मीन्स क्या होगा 2D। अब देखिए A1 क्या है मेरा 10, A1 10 प्लस 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में D है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और D का वैल्यू 10। फिर से देखिए 10 का 10 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30। देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए हमको निकालना है फोर्थ टर्म। क्या निकालना है, फोर्थ टर्म की बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, A4, और A4 निकालने का तरीका क्या होगा, A1 तो होगा, यहाँ नंबर क्या है 4, तो इससे एक कम D, डेट मीन्स क्या होगा 3D। अब देखिए A1 का क्या हो गया, A1 तो मेरा 10 है, इंटू 3D, 3 इंटू D, और D का वैल्यू क्या है 10, तो 10 का 10 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 40। तो देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या हुआ 10, सेकंड टर्म क्या हुआ 20, थर्ड टर्म क्या हुआ 30, फोर्थ टर्म क्या हुआ 40। तो करना कुछ नहीं, बस कंसेप्ट को लेना और उसको लेकर आगे बढ़ते रहना, ठीक है। मान लीजिए इसी कह देता हमको 10th टर्म निकालना। क्या निकालना, 10th टर्म निकालना। तो 10th टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, A10, और निकालने का तरीका क्या होगा, A1 तो होगा और कितना D होगा, एक कम D, किससे, यहाँ जो नंबर यहाँ क्या है 10, डेट मीन्स क्या होगा 90। तो A1 देखे तो मेरा क्या दे रहा है 10 दे रहा है, प्लस 9 का 9 इंटू D, और D का वैल्यू क्या दे रहा है 10, तो ये क्या होगा 10 तो 10 होगा, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 90, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा। तो ये हमारा देख रहे हैं क्या ना, कि जब भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने गए या किसी भी AP का हमें क्या बोले, कोई भी टर्म निकालने बोले, और हमारे पास A1 और D दिया रहेगा, तो हम लोग वेरी इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ तो एक बात माइंड में रख लेना कि जब भी हमें कोई टर्म निकालने बोले तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। हमारा जो एक्सरसाइज 5, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 में जो जो चीज़ की जरूरत थी वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग कौन सा बुक से सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम लोग NCERT बुक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आराम से समझना है, क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव रहे तो थोड़ा समझना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, हम बहुत ही ईजीस्ट वे में आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी का भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर के लिए।
व्हेन द फेयर इज रिच 15 फॉर द किलोमीटर, जब भाड़ा क्या है फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपये, एंड रिच 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर, और क्या बोल रहा है जितना एडिशनल किलोमीटर, जैसे हम लोग मान लीजिए जितना एक्स्ट्रा किलोमीटर जाएंगे उसके लिए 8-8 रुपये क्या होगा जुड़ता जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना है, यदि हम लोग क्वेश्चन से समझें द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कितना किलोमीटर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर के बारे में आपसे पूछे टैक्सी फेयर कितना है तो कितना दे रहा है 15 रुपया दे रहा है, कोई दिक्कत, जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख रहे हैं। फिर देखिए द टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, मान लीजिए क्या हुआ आपको 1 किलोमीटर जाना था, आप 1 किलोमीटर गए तो कितना रुपया देंगे 15, तो हमको कितना जाना है 2 किलोमीटर जाना, तो हम कितना देंगे, तो 1 किलोमीटर के लिए तो 15 देना होगा। ये भारत तो पहले बोला था कि रिच 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फिर क्या बोला रिच 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, तो हम चूंकि 1 किलोमीटर ज़्यादा जा रहे हैं तो मुझे क्या करना होगा 8 रुपये क्या करना होगा ज़्यादा देना होगा, तो कितना देना पड़ेगा 23। अब मान लेते हैं किसी को 3 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, तो देखिए 2 किलोमीटर के लिए कितना दे रहे हैं 23, कोई दिक्कत, चूंकि 2 किलोमीटर के लिए 23 है, फिर 1 किलोमीटर ज़्यादा जाएंगे, जब 1 किलोमीटर ज़्यादा जाएंगे तो फिर से 8 रुपये क्या करना होगा उसको ज़्यादा देना होगा, तो उसको कितना देना होगा 31। मान लीजिए कोई एक और आदमी है उसको 4 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, और 4 किलोमीटर की बात करेंगे तो 3 किलोमीटर के लिए कितना था 31। अब चूंकि क्या हो रहा है 1 किलोमीटर और जाना, तो फिर से इसमें क्या होगा 8 रुपये क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, तो हम देख रहे हैं हमारे पास कम से कम 4 वैल्यू आ गया, और हम बोले थे चूंकि इसका क्वेश्चन में ही बोल रहा था इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मैक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और वाई, बोल रहा है नीचे क्या है, चूंकि हम पहला क्वेश्चन लिए इसमें टोटल 4 क्वेश्चन, बोल रहा है चारों क्वेश्चन में ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसमें दिया गया सिचुएशन क्या है एपी में, और हम उस दिन पढ़े थे एपी में होने के लिए कम से कम 4 टर्म हम लिखा लेंगे। वैसे हालांकि जब भी आप देखेंगे सवाल बनाएंगे एपी में चेक करने के लिए देगा तो उसमें कम से कम 4 वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन जब 4 वैल्यू नहीं दिया रहे तो आप लोग क्या करेंगे अपने मन से 4 वैल्यू निकाल लेंगे क्वेश्चन के आधार पर, अपने मन से ये नहीं कि जो मन तो बना देंगे, क्वेश्चन के आधार पर बनाना है, तो क्वेश्चन के आधार पर हम लोग 4 वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हमारे पास देख रहे हैं 4 वैल्यू कौन कौन है, पहला 15 है, दूसरा क्या है 23, तीसरा क्या है 31, चौथा क्या है 39। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हम बोले थे पहला जो वैल्यू होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसको A1 के द्वारा क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, दूसरा जो वैल्यू होता है उसको A2 बोलते हैं और उसका वैल्यू कितना है 23। उसी तरह तीसरा जो वैल्यू होता है उसको थर्ड टर्म बोलते हैं, A3 के द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो थर्ड टर्म है ये, और चौथा जो वैल्यू होता है उसको A4 बोलते हैं जो कितना है 39। हम कल भी बताए थे, कल मतलब लास्ट वीडियो में बताए थे कि जब भी क्या करना हो ना, किसी भी सीरीज को या सेट ऑफ नंबर को बताना वो एपी में है तो कम से कम 2 बार डी निकालेंगे, और डी निकालने के लिए हम लोग कितना तरीका सीखे थे 3 तरीका। तो करना क्या है, पहले D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे तो एक बार हम ले लेते हैं A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू देखिए कितना है 23, A1 का वैल्यू 15, और दोनों को घटाएंगे तो क्या है 8 आया, कोई दिक्कत। अब हम लोग D1 तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे D2 निकालेंगे, D2 के लिए फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, A4 माइनस A3 ले लेते हैं, A4 का वैल्यू 39, A3 का वैल्यू 31, दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए जब दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ छोड़ा होगा, तो देख रहे हैं यहाँ D1 और D2, ये देखिए क्या है D1 और D2 दोनों का मान क्या आ रहा है समान आ रहा है, और हम बोले थे जब भी क्या हो D1 का मान क्या आ जाए D2 के बराबर आ जाए तो ये क्या होगा AP में होगा, तो लिख देंगे दिस देयरफॉर दिस सिचुएशन आर इन AP। क्लियर है, आगे तो कुछ बोल नहीं रहा, बस बताना था AP में है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ जब नहीं आता नॉट बराबर होता लिख देते दिस सिचुएशन आर नॉट इन AP। तो समझ में आया। अब इसका अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन है तो थोड़ा समझने में परेशानी होती है, और लैंग्वेज को जब आप समझ जाएंगे तो सवाल क्या होता है बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। क्या बोल रहा है, हवा की मात्रा जो किसी सिलेंडर में,
सिलेंडर में हवा नहीं होता और हवा जो होता है गैस होता है, गैस को ही हवा बोलते हैं, ठीक है। व्हेन ए वैक्यूम पंप के बारे में पता है, वैक्यूम पंप क्या करता है, हवा खींचने का काम करता है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, जब क्या होता है, कोई एक वैक्यूम पंप है जो किसी एक टाइम में क्या करता है ना, किसी टाइम में क्या करता है, सिलेंडर में से क्या करता है, जितना हवा बचा रहता है, डेट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट जो होती है, ठीक है ना, एयर की, उसका 1/4 क्या करता है, निकालता है। तो चलिए क्वेश्चन किस पे आ गया, रिमेनिंग पे आ गया। तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम की बात करें, इन द फर्स्ट टाइम, रिमेनिंग एयर की बात करें, हमें पता है कितना हवा है, इतना तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितने हवा है उसका 1/4 भाग क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो हमारे पास तो नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हमें उसे किसी लेटर के द्वारा मानते हैं। तो चूंकि हम x मानते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, x मान लेते हैं। हवा की मात्रा क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कब, फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए सेकेंड टाइम की बात करें, किस टाइम की बात करें, सेकेंड टाइम की बात कर रहे हैं। और साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं, रिमेनिंग की। एक बात और यहाँ सोचने वाली बात है, सबसे पहले आराम से समझना। मान लीजिए मेरे पास कितना है, 10 रुपये। कितना रुपये है, 10 रुपये। और हम बोले कि हम 4 रुपये का कुछ खरीद लिए, तो मेरे पास कितना रुपये बच गया। तो मेरे पास 10 था, हम 4 रुपये खर्च किए, तो मेरे पास कितना बचा। तो आप कहोगे क्या सर, आपके पास 6 रुपये बचा। तो इसे हम लोग आराम से समझ जाते हैं। हम लोग कैसे समझे मेरे पास 6 रुपये। तो इसके लिए क्या किए, कुछ नहीं किए, बस इतना किए कि जितना मेरे पास था और जितना खर्च किए दोनों क्या किए, घटा दिए। दोनों क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। जस्ट लाइक सेम यहाँ करना है, क्योंकि रिमेनिंग की बात पूछ रहा है। तो मेरे पास जितना हवा है और जितना लिख लेगा दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हवा मेरे पास कितना है, x, और कितना हवा निकल रहा है वैक्यूम पंप के द्वारा, तो जितना है उसका 1/4 भाग क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, x माइनस x/4। अब दोनों क्या करते हैं, रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, मेरा 4 होगा। 1 का 4 टाइम 4, तो 4 ऊपर वाले को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 1 टाइम 4, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3x/4 होगा। डेट मीन्स पहले वाला हवा कितना था मेरे पास, x था। जब वैक्यूम पंप 1/4 निकाल दिया तो अब कितना बचा, 3x/4 निकला। अब मान लीजिए हम लोग थर्ड टाइम फिर से हवा निकाल रहे हैं। कौन सा टाइम ले रहे हैं आप, थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम की बात करेंगे तो अब हमारे पास हवा की मात्रा कितनी है, चूंकि इतनी है तो जितना रहेगा उसी का ना निकालेगा जी। तो मेरे पास अब कितना है, 3x/4 है। तो इसी का क्या करता है, 1/4 निकालता है। कुछ देर पहले क्या बोले थे, जितना है, जितना खर्च किए, जितना है, जितना निकाले, तो रिमेनिंग क्या होगा, दोनों घटाना होगा। तो इसको भी घटा के देखते हैं। ये क्या होगा, 3x/4, ये क्या होगा 3x, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 का 4 टाइम 16, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा क्या होगा 12x का x। 16 का 1 टाइम 16, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे 3x है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 9x/16। तो देखिए हमारे पास टोटल कितना वैल्यू आ गया अभी तक, ये 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। क्वेश्चन तो वही बोल रहा है कि हमें दिखाना है कि ये सिचुएशन एपी में है या नहीं, कम से कम 4 वैल्यू निकालना नेसेसरी है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइम में। कौन सी टाइम ले रहे हैं आप लोग, लैंग्वेज लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड है, समझाना थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। फोर्थ टाइम देखेंगे तो मेरे पास कितना है 9x बाई क्या है 16, कितना निकल रहा है, इसी का कितना लिख लेगा 9x/16। सॉरी उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पहले 9x क्या होगा 9x/16 का 1/4 क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, इसको क्या आता है, ये क्या होगा 9x/16, और ये क्या होगा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 64, ये माइनस है 16 का 4, सॉरी
16 ऊपर क्या होगा 9x। कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो एलसीएम इसका क्या होगा 64। तो देखिए 16 का 4 टाइम तो ऊपर वाले को क्या करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 64 का 1 टाइम तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 27x/64। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? तो उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। कर कुछ नहीं रहे, बस क्या कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करना रिमेनिंग कैसे आ रहा है, और जब रिमेनिंग आप कैसे आ रहा है ये समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देख रहे हैं हमारे पास क्या आ गया, 4 वैल्यू आ गया, और जब 4 वैल्यू आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले उसे लिखते हैं, A1 ये हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। जब इतना लिख लेंगे तो क्या करेंगे 2 बार D निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, चेक करना है, और चेक करने के लिए 2 बार D निकालना क्या है, जरूरी है। तो पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। टर्म क्या है, पहला क्या है x, दूसरा क्या है 3x/4, तीसरा क्या आया, तीसरा मेरा आया था 9x/16, और चौथा क्या है मेरा 27x क्या है 64। तो यहाँ देखें A1 की बात करें तो कितना होगा x, A2 की बात करें तो कितना होगा 3x/4, A3 की बात करें तो कितना होगा 9x/16। ये तो पता है ना, क्योंकि पहला बार है तो उसको A1 बोलेंगे, दूसरा नंबर पे तो A2 बोलेंगे, तीसरा पे तो A3 बोलेंगे, और ये चौथा पे तो क्या बोलेंगे A4 बोलेंगे। इसका काम अभी नहीं है, इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश लगे। आराम से समझना, ये क्या होगा 27x क्या होगा 64। अब देखिए करना क्या है, 2 बार D निकालना, हम पहली बार निकालते हैं तो 3 फार्मूला होता है, कोई भी फार्मूला ले लीजिए, जरूरी नहीं है, आपके मन पे जिसे जो लेना वो ले सकते हैं। ये क्या होगा 3x/4, और ये क्या था x, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 का 1 टाइम होता है 4, तो ऊपर वाले क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 1 का 4 टाइम तो ऊपर वाले किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा। 1 लिख नहीं सकते इसलिए x लिखे, और चूंकि दोनों में बड़ा कौन है 4x बड़ा है, तो इसलिए डेट मीन्स 3 बड़ा या 4 बड़ा, 4 बड़ा, तो 4 के आगे माइनस, तो यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे D2 निकालेंगे, D2 के लिए क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। हम पहले बोले थे ना सेम वैल्यू नहीं लेंगे, ये नहीं कि यहाँ जो लिए वहाँ भी वही लिख देंगे, अरे D ही तो निकालना है, लेकिन 2 तरह से निकालना है। अब देखिए D निकालने के लिए A3 की बात करें तो क्या होगा 9x/16, A2 की बात करें तो क्या होगा 3x/4, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16 होगा, 16 का 1 टाइम तो ऊपर वाले का 1 टाइम, 4 का 4 टाइम तो ऊपर वाले का क्या होगा 4 टाइम। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो फिर क्या होगा 12x में से 9x जाएगा तो क्या होगा 3x। x को देख के घबराना नहीं, बस ध्यान देखिए नंबर क्या, नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं, उसके साथ x रहे, y रहे, z रहे, वो उतर जाता है। जैसे 12 था 9 था, तो 12 को 9 से क्या किए सबट्रैक्ट किए, x था तो क्या हुआ x उतर गया। दोनों में बड़ा कौन है 12 है, तो उसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ देखिए एक बार देख रहे हैं क्या आ रहा है -x/4, एक बार क्या आ रहा है -3x/16, दोनों बार वैल्यू सेम है, देखने से ही लग रहा है दोनों का वैल्यू क्या है सेम नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, जब D1 D2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, दीज आर नॉट इन AP। तो ये क्या होगा, मेरे AP में होगा, तो AP में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप लोगों को समझ में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 1 का 3 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, किसी कुएं का खुदाई, ठीक है ना, आफ्टर एवरी मीटर, प्रत्येक मीटर के बाद, व्हेन इट कॉस्ट रीच 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, क्या बोल रहा है 1 मीटर खुदाई करेंगे तो उसका कॉस्ट क्या है 150, एंड राइजेज बाई 50 फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद 50 रुपये बढ़ते जाता है जितना हम लोग क्या करेंगे मीटर खुदाई करेंगे, ठीक है। एक तरह से देखिए तो ये सवाल मेरा पहले सवाल की तरह था। पहले सवाल में क्या बोल रहा था कि टैक्सी का फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए दे रहा था, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे फेयर क्या होगा 8-8 रुपये बढ़ता जाएगा। सेम सवाल है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग
एवल ऑफ फर्स्ट मीटर। कितना मीटर की बात कर रहे हैं? फर्स्ट मीटर की। तो फर्स्ट मीटर का कितना कॉस्ट था? 150 रुपीज़। कोई दिक्कत? अब फिर से देखते हैं, हम मान लेते हैं सेकंड मीटर की बात करते हैं। तो क्या 1 मीटर का कॉस्ट था? यदि 2 मीटर कॉस्ट की बात करें तो 1 मीटर के लिए कितना लग रहा है? 150। और क्या बोला उसके बाद, जितना मीटर एक्स्ट्रा खुदाएंगे उतना 50 रुपये क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। तो 1 मीटर के लिए 150, हम 2 खुदा रहे तो कितना एक्स्ट्रा करवा? 1 मीटर एक्स्ट्रा करवा रहे हैं तो क्या होगा? 1 मीटर का कॉस्ट कितना होगा? 50। तो ये क्या हो जाएगा? 200। कोई दिक्कत? उसी तरह मान लीजिए अब हमको 3 मीटर खुदाई करवाना। कितना? 3 मीटर खुदाई करवाना। यदि 3 मीटर खुदाई करवाएंगे तो 2 मीटर के लिए कितना लग रहा था? 200। तो 2 मीटर के लिए 200, तो कितना मीटर एक्स्ट्रा गया? 1 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। और जब 1 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो क्या होगा? 50 रुपया क्या होगा? फिर से बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 250। ठीक है। उसी तरह देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल ऑफ कितना? मान लीजिए हमको 4 मीटर खुदाई करना है। कितना? तो ध्यान से समझिए, 3 मीटर के लिए कितना लग रहा है? 250। लेकिन करवाना कितना? 4। तो 1 मीटर क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यहाँ इसको हम लोग एक तरीका से और समझ सकते थे। यदि हम लोग फर्स्ट मीटर की बात करें तो कितना दे रहा था? 150। बस समझ रहे इसको, ठीक है ना। सेकंड मीटर की बात करें तो क्या 1 मीटर का तो 150 है, 1 मीटर एक्स्ट्रा तो क्या होगा? 50। यदि थर्ड मीटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। थर्ड मीटर की बात करें तो एक के लिए क्या होगा? 150। चूंकि 2 एक्स्ट्रा जा रहा है तो कितना 50 जुड़ेगा? 2 बार क्या होगा? 50 जुड़ जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 250। उसी तरह 4 मीटर की बात करें तो फर्स्ट मीटर के लिए कितना है? 150। कितना मीटर एक्स्ट्रा हुआ? 3 मीटर एक्स्ट्रा हुआ। तो कितना बार 50 जुड़ेगा? 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, इस रूप में भी समझ सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हैं। बस हमें क्या होना चाहिए? किसी भी वे में सवाल क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि अब बस रट्टा मारना है, बस समझना है। अब देखिए हमारे पास 4 वैल्यू मिल गया। पहला वैल्यू क्या था? 150। दूसरा वैल्यू 200। तीसरा वैल्यू 250 और चौथा वैल्यू क्या हो गया? 300। फिर से लैंग्वेज में लिखेंगे। A1 क्या है मेरे पास? 150। A2 क्या है मेरे पास? 200। A3 क्या है मेरे पास? 250। A4 क्या है मेरे पास? 300। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे? 2 बार डी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये दिखाना है दिया गया सिचुएशन AP में है या नहीं है, या नहीं तो 2 बार डी। तो क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना मेरा? 200। A1 कितना? 150। दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 50। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 की बात करें तो कितना? 250। A2 की बात करें तो 200। कितना हो गया? 50। तो देख रहे हैं मेरा, क्या देख रहे हैं? D1 का वैल्यू जो है वो क्या है? बराबर है किसका? D2 का। जब दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या होगा? दिस सिचुएशन इज इन द फॉर्म ऑफ AP। तो देख रहे हैं सवाल क्या है? बहुत ही आसान है। बस हमें क्या होना चाहिए? क्वेश्चन समझ। तो आइए हम लोग 1 का 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देख रहे हैं आप सब। क्वेश्चन बोल रहा था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। उस अमाउंट के बारे में बात कर रहा है जो किसी अकाउंट में एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर की बात कर रहा है। व्हेन देयर इज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम। क्या बोल रहा है? अमाउंट की बात कर रहा है प्रत्येक साल किसी भी अकाउंट में जब प्रत्येक साल क्या होता है? 10,000 रुपया को डिपॉजिट किया जाता है, जमा किया जाता है 8% रेट के आधार पे। और हमारा यहाँ ब्याज भी मिल रहा है किस हिसाब से? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ब्याज के बारे में पता होगा, इंटरेस्ट के बारे में पता होगा। क्लास 8 का सिलेबस है जहाँ आप लोग पढ़े होंगे। इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि आप 1 साल के लिए किसी से क्या कीजिए? उधार लीजिए, या 1 साल के लिए बैंक में जमा कीजिए या 10 साल के लिए जमा कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमेशा क्या होगा? उसी अमाउंट के लिए होगा जितना अमाउंट आप क्या कर रहे हैं?
या तो किसी से उधार ले रहे हैं या किसी को जमा दे रहे हैं, चाहे वो बैंक में ही जमा दे रहे हैं। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें क्या होता है ना कि हर एक साल क्या होता है ना कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है, डेट मीन्स मान लीजिए 1000 रुपया पे हमें क्या हो रहा है, 10 रुपये इंटरेस्ट लगता है हर साल, तो 10 रुपये पे भी क्या होगा, ब्याज लगता है। डेट मीन्स इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। चूंकि यहाँ किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। तो अमाउंट की बात करना है तो हमें क्या करना होगा, अमाउंट निकालना होगा। कितना बार, 4 बार, क्योंकि जब तक 4 वैल्यू नहीं रहेगा हम लोग क्या साबित नहीं कर सकते वो एपी में है या नहीं। उससे पहले हम लोग जानते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर लेते हैं, किसके लिए, फॉर द फर्स्ट ईयर। हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए देखने जा रहे हैं अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, जितना रुपया जमा करते हैं उसे हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो देखने कितना रुपया जमा हो रहा है, किसी से उधार ले या किसी को जमा करने दे, तो मेरा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। चूंकि फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हो तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। और चूंकि रेट दे रहा है कितना, जो परसेंट में होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेट परसेंट बोलते हैं। चूंकि हमें भी क्या करना है, अमाउंट निकालना। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। तो चूंकि अमाउंट निकालना, P का वैल्यू देख रहे हैं कितना है, 10,000। 1 का क्या होगा, 1। R का वैल्यू देख रहे हैं कितना, 8। नीचे क्या होगा, 100। और T का पावर क्या है, T पावर में, तो T का वैल्यू 1, तो 1 लिख दिए। अब देखिए 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से 25 बार में, ये क्या हो गया, 10,000 का क्या हो गया, 10,000। 1 का 1 और नीचे क्या हो गया, 2/25। देखिए पावर 1 है, पावर 1 है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, मेरा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 25। इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए जब तक सॉल्व नहीं करते। तो 1 का 25, तो ऊपर क्या होगा, 25 से मल्टीप्लाई 2 इंटू क्या होगा, 27/25। अब कोना को नहीं देख रहे हैं, कट रहा है। 25 से 4 बार में 100 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10,800 होगा। डेट मीन्स फर्स्ट साल हमारा क्या हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। डेट मीन्स हम यदि किसी को ब्याज दिए हैं, किसी को रुपया दिए हैं तो 800 रुपया ब्याज मिलेगा। यदि बैंक में जमा कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा, 800 रुपया हमें क्या होगा, प्रत्येक साल ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है। ये किसी रेट के लिए निकाले, फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसको साइड में लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए कितना आया, चूंकि फर्स्ट ईयर के लिए कितना आया, 10,000 रुपया आया। और फर्स्ट ईयर हमारा अमाउंट क्या था, ये था। और उसके बाद हमारा क्या आया, 10,800 आया। क्योंकि शुरू में हमारा अमाउंट क्या था, ये था। फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा क्या होगा, अमाउंट ये होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं। किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो सब चीज़ सेम रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा चीज़ चेंज हो जाएगा, ध्यान से समझना। और यहाँ भी क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, 2 ईयर के लिए हो जाएगा। कितना ईयर के हो जाएगा, 2 ईयर के लिए। बस सेम चीज़, फार्मूला वही होगा, वैल्यू भी वही होगा, बस टी चेंज हो रहा है। 1 का 1, ये क्या मेरा 8 बाई क्या हो रहा है 100, पावर क्या है 2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम अब क्या हो गया 2। और यहाँ भी क्या होगा, फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा। 10,000 1, ये तो कट रहा है कितना से, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। डेट मीन्स क्या हो गया, 2/25। यहाँ पावर 2 है तो लिखना क्या है, नेसेसरी है। नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1। 10,000 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25। 1 का 25 टाइम है तो ऊपर 25 2, पावर क्या होगा 2। ये 10,000 पावर 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 27/25। और पावर 2 है तो इसका मतलब ये कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 27/5। ध्यान रखेंगे यदि पावर किसी चीज़ का पावर 3 होता तो वो क्या होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। किसी चीज़ का पावर यदि 10 है, मतलब पावर जितना रहता है वो उतना टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 25 से कटेगा फिर से 4 बार में 100, 25 से फिर ये कटेगा, हाँ कटेगा, 25 बन जाएगा 25 और 15 बचेगा 25 से 6 बार में। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा मेरा,
तो इसको आप गुना करके देख लीजिएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा इसका वैल्यू 11,664। कोई दिक्कत? फर्स्ट ईयर मेरा हमारे पास शुरू में कितना अमाउंट था 10,000। फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो गया 10,800। फिर सेकंड ईयर के बाद क्या हो जाएगा 11,664। तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया 3 वैल्यू आ गया। अब कम से कम क्या करना, एक वैल्यू और लाना, ठीक है। यहाँ के बाद थोड़ा चेंज। तो अब क्या करेंगे हम लोग सेकंड ईयर के लिए निकाले, तब यहाँ क्या करेंगे थर्ड ईयर कर देंगे। तो ये भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा मेरा थर्ड ईयर, ये क्या हो जाएगा 3। आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड है तो हम करते हैं, आपको करना होगा प्रत्येक बार। तो यहाँ पावर भी क्या होगा सबका, फिर से t की जगह 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। दैट मीन्स अब कितना बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। एक टाइम, सेकंड टाइम, और ये क्या हो गया मेरा थर्ड टाइम। अब इसको कट कीजिए, 25 से कटेगा कितना बार में 400 टाइम में, फिर 25 से कितना बार में 16 टाइम में। अब तो कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा तो क्या करना होगा गुना करना होगा। और जब इसको आप गुना करेंगे आएगा 12,572 और पॉइंट में आ जाएगा 97, और पॉइंट में क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो डेट मीन्स हमारा क्या होगा थर्ड ईयर के लास्ट में कितना रुपया आएगा 12,597.12। तो हमारे पास क्या हुआ 4 वैल्यू हो गया। जब 4 वैल्यू हो गया तो आगे कुछ निकालने की ज़रूरत है नहीं है, बस इसको अब लिखना है। और 2 बार क्या करना है डी निकालना है। डी 2 बार क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें बताना ये सिचुएशन एपी में है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास बात करें तो स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था 10,000। पहले इसको लिखिए इसे 10,000। फिर फर्स्ट ईयर के बाद क्या हो गया 10,800। फिर क्या हो गया 11,664। फिर क्या हो गया 12,597.12। कोई दिक्कत? हालांकि पैसा चलता नहीं है लेकिन आपका बैंक अकाउंट में वो इस तरह शो करेगा। अब देखिए मेरे पास A1 कितना हो गया 10,000। A2 क्या हो गया मेरा 10,800। A3 क्या हो गया मेरा 11,664। और A4 क्या हो गया मेरा 12,597.12। कोई दिक्कत? क्या करना है, चूंकि AP में शो करना है तो 2 बार D निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की बात करें तो कितना है 10,800 और ये कितना है 10,000, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 800। अब एक बार और D निकालेंगे तो इस बार वैल्यू चेंज कर देते हैं, इस बार A3 माइनस A2 ले लेते हैं। A3 मेरा कितना है 11,664। A2 क्या है 10,000 क्या है मेरा 800। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 864। तो यहाँ देख रहे हैं D1 और D2 का मान बराबर है, तो आप कहोगे नहीं सर जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 therefore these situation are not in AP। नॉट इन AP बोली या नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP बोली। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या था लैंग्वेज में था, इसलिए क्या हुआ थोड़ा बनाना डिफिकल्ट हुआ, लेकिन जब हम क्वेश्चन समझ गए तो बनाना क्या हुआ बहुत ही आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन को 3 से 4 बार क्या करना आपको प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसका 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर डेट मीन्स एक वीडियो और हमारा बनेगा जिसमें एक्सरसाइज 5.1 क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी क्या करेंगे लाइक जरूर करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो जो चीज़ समझ नहीं आए उसके बारे में कमेंट करना। और आपके जितने भी क्लासमेट है इसको आपका जो भी सोशल साइट हो व्हाट्सएप हो या जो भी फ्रेंड हो सबसे शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को क्या कर सके इस लॉकडाउन में नॉलेज मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।